झारखंड में पहले फेज के लिए 43 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग का दिन है। जाहिर है सबसे पहले तो कहेंगे कि आप कल सुबह सबसे पहला काम यही करिएगा कि घर से निकलिएगा और मतदान केंद्र पर जाके अपना वोट डालिएगा। हम लोग उस इलाके से निकलकर अब उस तरफ जा रहे हैं जहां दूसरे फेज में चुनाव होना है, और उस फेज में सबसे अहम जो एक इलाका है वो गिरिडीह का है, क्योंकि गिरिडीह एक तरह से कहें तो हॉट सीट है। बगल के गांडे से कल्पना सोरेन मुर्मू चुनाव लड़ रही हैं, और गिरिडीह से सुदीप सोनू हैं जो वर्तमान में यहाँ से सीटिंग एमएलए हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक साथ कई विधानसभाओं पर जो हैं अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके कंधों पर जो है बगल के गांडे की भी जिम्मेदारी रहती है, और अगल बगल जितने भी संथाल के इलाके हैं वहाँ के बारे में भी एक तरह से इनकी रणनीति काम करती है। सर, बहुत स्वागत है समाचार वाला में। धन्यवाद आपका, आपके माध्यम से दर्शकों का अभिनंदन। जो पहला फेज है जिसपे अभी 43 सीटों पे मतदान होना है, जब प्रचार तो थम चुका है, लेकिन चूंकि आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ इस 43 में, बटेंगे कटेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए, ईडी, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो अभी भी ईडी की छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स, सब कुछ हो गया। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मेरा तो यह स्पष्ट मानना है, मैं सीट टू सीट रिपोर्ट तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की जो जनापेक्षी नीतियाँ थीं, इन नीतियों ने भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को ध्वस्त किया है। और एक पुरानी कहावत थी कि जब आदमी डूबता है तो वो तिनके का सहारा भी लेता है, तो भारतीय जनता पार्टी वैसे तिनकों का सहारा ले रही है जो जनादेश को परिवर्तित करने की ताकत नहीं रखते हैं। चाहे हमारे आदरणीय बड़े नेता चंपई सोरेन जी हों, उनको ले जाना भारतीय जनता पार्टी का वही आत्मघाती कदम था, डूबते को तिनके का सहारा। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को इन लोगों ने बड़ा बज़ क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि झारखंड की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, और अगर इन्फिल्ट्रेशन है तो उसके लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय जवाबदेह है, गृह मंत्री जवाबदेह हैं, झारखंड की सरकार तो कतई जवाबदेह नहीं। जब ये नैरेटिव, ये नारा भी इनका फुस हो गया, तब इन लोगों ने यूपी से एक नारा इम्पोर्ट किया और लाकर यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन ये इस बात को भूल गए कि झारखंड की धरती की जो बनावट है, उसकी सामाजिक समरसता हमेशा लोगों को आत्मसात करने की है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ों से लड़ाई में अगर शहीद शेख भिखारी का नाम आता है तो उनके साथ टिकैत उमराव का नाम आता है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि झारखंड की धरती ने गंगा जमनी संस्कृति को अपने जीवन में, अपने मूल्यों में आत्मसात किया है। इसलिए मुझको नहीं लगता है कि ये मसले चलेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो कुछ भी हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, झारखंड की जनता के ऊपर उनकी छूटती हुई पकड़ है, जिसको वापस बनाने के लिए इन हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि झारखंड की जनता ऐसे डराने से, ऐसे झांसे में और ऐसे धमकाने से झुकने वाली नहीं है। जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का चुनाव से वोटिंग से पहले इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब से पहले तो इस तरह की बातें कभी सुनने को नहीं मिली, हम लोग भी इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो इस तरह से इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों को, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो रही है, तो उस खोए हुए जनाधार को बचाए रखने के लिए, अपने समर्थकों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ जनमानस पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। लोगों को ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर सत्ता के मद में किसी के साथ इस तरीके का अनाचार कर रहा है, तो वैसी स्थिति में समाज उसके पक्ष में खड़ा होता है। और हमें लगता है कि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बाबू को जेल भेजकर जो गलतियाँ की हैं, आज उन्हीं गलतियों की दोबारा दोहरा रहे हैं। अभी जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, जो प्रचार की जिम्मेदारी है, स्टार प्रचारक के तौर पे कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों जो हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी जा रहे हैं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए तो करना ही है। कितनी चुनौती आपको लग रही है? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मोहन यादव, लंबी फहरिस्त है उनकी। दूसरी तरफ अकेले जो हैं हेमंत सोरेन हैं और कल्पना सोरेन हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको चुनौती लग रही है, या आपको लग रहा है कि दो ही लोग काफ़ी हैं आपकी तरफ से? मैंने तो पूर्व में आपको कहा कि ईश्वर जब रास्ते आसान करना चाहता है तो बहुत सी चीज़ें अनायास हो जाती हैं। न ये हेमंत सोरेन को जेल भेजते, न कल्पना सोरेन राजनीति में होती। हेमंत सोरेन को जेल भेजना इनका इतना बड़ा आत्मघाती कदम था कि कल्पना सोरेन जैसी एक स्टार प्रचारक को इन लोगों ने जन्म दे दिया। और आज स्थिति ये है कि उस एक अकेली महिला ने इन तमाम भाजपाई दिग्गजों की नाक में दम कर रखा है। उसकी सभाओं में बगैर प्रयास के जुटने वाली भीड़ इस बात को साबित करती है
कि झारखंड की जनता ने अपने एक नए नेता को तलाश लिया है और उसको तराशने के काम में लगे हुए हैं। और रह गया सवाल, ये कारपेट बॉम्बिंग तो इनकी पुरानी आदत रही है और कारपेट बॉम्बिंग करके ही इन्होंने चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की है। लेकिन हम फिर दोहरा कर ये कहते हैं कि इन 5 वर्षों में झारखंड सरकार, खास करके हेमंत सोरेन जी के जनापेक्षी फैसलों ने भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिला दी। मैया सम्मान योजना में 55 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और मैंने तो चुनाव प्रचार के दरमियान ये देखा है कि महिलाओं ने कहा है कि पुरुषों से हमारी राय इतर होगी, जिसने हमें दिया है हम उसको देंगे। तो जाहिरा तौर पर गोगो दीदी योजना इसी हड़बड़ाहट का परिणाम थी। जाहिरा तौर पर ये जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर में कारपेट बॉम्बिंग हो रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिला मुख्यालय क्या छोड़िए, अब तो अनुमंडल स्तर तक सभा करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनकी कमजोरी को दर्शाती हैं कि इनको ये लग रहा है कि डोर इनके हाथ से छूट रही है झारखंडी जनता की चेतना की। उस डोर को पकड़ने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततः ये विफल होंगे। एक सवाल और है सुदीप जी, चूँकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि इंडिया अलायंस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसी से जोड़ के हम और दूसरा सवाल भी आपसे लेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि ये चर्चा जो है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी है, पत्रकारों का जो अपनी मंडली है उसमें भी है, कि बीजेपी पूरा फोर्स झारखंड को लेकर क्यों लगा रही है, जबकि महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा है। हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से वो बीजेपी झारखंड को जीतना क्यों चाहती है? आपके हिसाब से आप क्या मानते हैं इसको? देश के नक्शे में अगर झारखंड को सेंटर मान के अगल बगल के राज्यों को देखेंगे आप, तो आपको ये दिखेगा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल यही 2 ऐसे राज्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हुए हैं। मध्य प्रदेश उनका शासन है, उड़ीसा उनका शासन है, छत्तीसगढ़ उनका शासन है, बिहार में परोक्ष रूप से सत्ता उनके हाथ में है, उत्तराखंड में उनके हाथ में, असम में उनके हाथ में है। तो निश्चित रूप से वो तो इस बात की ताकत लगाएंगे ही, और कहीं न कहीं हमारे खनिज संसाधन इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रेरित करते हैं कि खनिज संसाधनों से पूर्ण इस राज्य में उनका आधिपत्य हो। हसदेव अरण्य का मामला आपने देखा, लाखों पेड़ काटे गए, कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार ने रेड कारपेट बिछाकर कारपोरेट घरानों को वेलकम किया। पर्यावरण का ये संकट खड़ा हुआ है जिसकी भरपाई आने वाली पीढ़ियां करेंगी। तो कहने का गरज ये है कि ये कारपोरेट घरानों के इशारे पर पूंजीगत समूहों के पक्ष में काम करने की भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी आदत रही है, उसी आदत को यहाँ पर ये दोहराना चाहते हैं। गोड्डा का उदाहरण आपके सामने है। SEZ बनाया गया एक इंडस्ट्री के लिए, कहीं पूरे देश में उदाहरण नहीं है कि एक इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया हो। कहीं पूरे देश में उदाहरण नहीं है कि 25% हिस्सा बिजली जिस पर हमारा हिस्सा था, उस SEZ में उसको कन्वर्ट किया गया। आज प्रदूषण हम खा रहे हैं, विस्थापन हमारे लोग झेल रहे हैं, कोयला हमारा जल रहा है और मुनाफा अदानी जी कमा रहे हैं। तो इसी मॉडल को लागू करना है झारखंड में, और इसी मॉडल को लागू करने के लिए पूरे कारपोरेट के इशारे पर ताकत झोंकी गई है। लेकिन ये इस बात को भूल जाते हैं कि झारखंड का इतिहास इस बात की ताकीद करता है, तस्दीक करता है कि अंग्रेज़ों ने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया था, लेकिन कोल्हान में उनका शासन नहीं हुआ था। झारखंडी कटना जानता है, झुकना नहीं जानता है, और झारखंडी झुकेगा नहीं। आखिर में ये बताइए कि सुदीप सोनू को क्यों लोग वोट दें? गिरिडीह विधानसभा का ये हम बात करेंगे, क्योंकि आप 5 साल यहाँ विधायक रहे। कुछ काम जो आप बताना चाहेंगे और कुछ काम जो आपको लगता है कि मौका मिलेगा तो वो आप करना चाहेंगे? संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर मैंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, और जनप्रतिनिधि का आचरण एक खुली किताब के तौर पर होता है, जिसमें अपने कार्यकाल में कुछ चंद लाइनें अंकित कर पाते हैं। और जब यह खुली किताब है तो ये जनता के समक्ष है। जो मैंने किया है वो जनता ने देखा है, और मैं ये मानता हूँ कि जनता पिछले नेताओं, पिछले विधायकों के कार्यकाल और मेरे कार्यकाल का जब निष्पक्ष मूल्यांकन करेगी तो फैसला मेरे पक्ष में होगा। हाँ, कुछ चीज़ें अधूरी रह गई जिनको पूरा करने की सोच है। जनता का आशीर्वाद मिला, जनादेश मिला, तो निश्चित रूप से प्राथमिकता पर उन चीज़ों को करना चाहूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने गिरिडीह में काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ और किया जाना बाकी है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर दूसरा कार्यकाल मिला तो इसी क्षेत्र में और कुछ बेहतर काम करते हुए
गिरिडीह को शिक्षा का, एजुकेशन का एक हब बनाने का जो मेरा सपना था उसको मैं पूरा करूँ। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ सुदीव्य सोनू थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया उसका जिक्र भी किया और क्या करना चाहते हैं वो भी बताया। लेकिन इनके बारे में ये भी चर्चा रहती है कि थिंक टैंक के तौर पर ये बैक स्टेज में भी काम करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो पूरे राज्य स्तर पे भी सवाल थे, उन सवालों का बखूबी जवाब दिया। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह, नमस्कार।